हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूथ पाठशाला में। दोस्तों, जनरल साइंस कैटेगरी से हमारा जो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, जी हाँ, पाचन तंत्र मनुष्य के शरीर के जो तंत्र होते हैं उनमें से ही एक है। जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जो काम करते हैं पूरी बॉडी को प्रोसेस करने का और उसको रन करने का और उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, उन्हीं अंग तंत्रों में से एक है आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं और पिछले एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लार्ज स्केल पर इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। इस पाचन तंत्र की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भोजन के पाचन के तरीके के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में कि भोजन का पाचन के जो पद हैं, टर्म हैं, वो किन किन चरणों में होता है, स्टेप्स के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भोजन का जो पाचन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है स्टार्टिंग से लेकर के और कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक, वो प्रोसेस किन किन प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है, उस पाचन तंत्र के किन किन अंगों से इसको गुजरना पड़ता है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा, शानदार और जानदार टॉपिक है और आपको समझ में भी आसानी से आएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस पूरे चैप्टर को एक डायग्राम के थ्रू पूरा आपको समझाने की कोशिश की जाए मेरे द्वारा। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर के मैंने इसको एक बहुत वेल सेटल तरीके से इस चैप्टर को डिजाइन किया है और इसको पूरा ड्रॉ किया है। पाचन तंत्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जब भी हमने पोषण वाला एक चैप्टर पढ़ा था तो भोजन के माध्यम से जब हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। अब वो पोषण कब प्राप्त होगा, जो जिनको हम बोलते हैं कि भाई बहुत सारा न्यूट्रिशन हमें हमारी बॉडी को गेन होता है। किसके थ्रू? जब डाइजेशन होता है। तो जो भी हम पोषक तत्व भोजन में खा रहे हैं उन पोषक तत्वों को हमारे शरीर को प्राप्ति कब होगी? जब भोजन का पाचन होगा। जब भोजन का पाचन होता है तो उससे हमारे शरीर को जरूरी आवश्यक पोषक तत्व उस भोजन में से डाइजेस्ट होकर के वो अलग होते हैं और फिर वो जो डाइजेस्ट होकर के जो न्यूट्रिएंट्स अलग हुए थे, जो पोषक तत्व अलग हुए थे, वो हमारी बॉडी को प्राप्त होते हैं। और उस पोषक तत्वों को भोजन से निकालने का जो काम करता है वो करता है हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इसी तरीके के और कई हमारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं पाचन तंत्र की तरह ही और भी होते हैं, जैसे आपका उत्सर्जन तंत्र जो अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। उसी तरीके का और भी होता है कि आपका, अगर हम बात करें तो आपका नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, आपका जो भी ग्रंथियां हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स, अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जिसे हम जानते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हार्ट जो है, हृदय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो हमारी बॉडी में एज ए इंजन के तौर पर काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में अगर हम बात करें, भोजन का पाचन क्या होता है, जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, भोजन का पाचन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का जो पाचन है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। कैसी होती है भाई? ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक होती है। अर्थात इस दौरान ऊष्मा का निष्कासन होता है। भोजन का पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, भौतिक परिवर्तन न होकर के ये कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ये दो सिंपल सी बात हम केमिस्ट्री में पढ़े थे। इसमें हम करते हैं फिलहाल आगे की बात। भोजन का जो पाचन होता है, अगर हम बात करें कि भाई भोजन का पाचन क्या होता है, तो भोजन के ग्रहण करने से लेकर के और उसके मल निष्कासन तक की इस पूरी जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे हम भोजन ग्रहण करेंगे वहां से लेकर के और जब तक पूरा का पूरा भोजन पच करके मल में कन्वर्ट नहीं हो जाए,
तो भोजन के ग्रहण करने से लेकर के मल के निष्कासन तक की में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, भोजन के ग्रहण करने से लेकर के मल के निर्माण या निष्कासन तक, इस दरमियान जो भी सारी प्रक्रियाएं होंगी, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होंगी, कुछ उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगी, कुछ उसमें आपकी केमिकल प्रोसेस होंगी, बहुत सारी प्रक्रियाएं उसमें जैविक होंगी, बहुत सारी प्रक्रियाएं उसमें रासायनिक होंगी। इन जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं को भोजन के ग्रहण करने से लेकर के मल के निष्कासन तक के दौरान, इस दरमियान जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो सब जो होता है वो कहलाता है आपका भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का पाचन के लिए हमें भोजन जरूरी है, तो भोजन के अंतः ग्रहण, अंतः ग्रहण का मतलब इंडाइजेशन, इंडिजेशन बोल लीजिए, इंडाइजेशन कह लीजिए। भोजन के अंतः ग्रहण, अंतः ग्रहण का मतलब भोजन ग्रहण करने से लेकर के मल त्याग तक, भोजन के ग्रहण से लेकर के मल के त्याग तक जो अनेक अंग और ग्रंथियां साथ में मिलकर के काम करती हैं। जब भी हम भोजन ग्रहण करेंगे तो अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब शरीर के अंदर ग्रहण करना, भोजन के अंतःग्रहण से लेकर के मल के त्याग तक, याद रखिए, भोजन के ग्रहण करने से लेकर के मल के निष्कासन, इजेक्शन या मल के त्याग करने तक हमारी इस बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारी ग्लैंड्स, बहुत सारे अंग और बहुत सारी ग्रंथियां एक साथ मिलकर के कॉन्जुगेटेडली तरीके से काम करती हैं, मिलकर के कार्य करती हैं। और अंतःग्रहण से लेकर के मल त्याग तक ये अंग और ग्रंथियां मिलकर के काम करती हैं। तो उनके द्वारा जो काम किया जाता है, अंग और ग्रंथियों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, उस कार्य को नाम दिया जाता है पाचन। क्या काम करना है तुम्हें? पाचन करना है। तो भोजन के अंतःग्रहण से लेकर के मल के त्याग तक जो भी ऑर्गन्स, जो भी अंग और ग्रंथियां एक साथ मिलकर के जो काम करती हैं, उसे हम पाचन कहते हैं। दैट मीन्स इन अंग और ग्रंथियों के द्वारा जो काम किया जाएगा, उस काम का नाम है पाचन। क्या है? पाचन है, डाइजेशन है। तो वो चाहे आपके ऑर्गन्स हैं, वो चाहे आपकी ग्लैंड्स हैं, ये जो काम करेंगी, ये और कोई भी काम नहीं करेंगे, इनके द्वारा किए गए कार्य को हमने नाम दिया है पाचन। डाइजेशन करती हैं। क्या करती हैं? डाइजेशन करती हैं। ठीक है, चलिए, पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग और ग्रंथियां होती हैं, उन्हें संयुक्त रूप से हम पाचन तंत्र कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आप किसे कहोगे कि जब भोजन का अंतःग्रहण हुआ और उस भोजन के अंतःग्रहण से लेकर के और उसके मल त्याग तक जो भी अंग और ग्रंथियां उसमें भाग ले रही हैं, तो इन अंग और ग्रंथियों को संयुक्त रूप से कंबाइंडली इन्हें हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहते हैं। किस किस को? पाचन में भाग लेने वाले अंगों को और पाचन में भाग लेने वाली ग्रंथियों को। तो अंग और ग्रंथियों को संयुक्त रूप से कहा जाता है पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में दो चीजें आपकी पार्टिसिपेट करती हैं, एक तो अंग और दूसरा ग्रंथियां। तो अंग और ग्रंथियां जो कि पाचन तंत्र कहलाती हैं, इनके द्वारा कार्य किया जाता है। भोजन के अंतःग्रहण से लेकर के उसको मल में बनाने तक का कार्य किया जाता है। तो पाचन तंत्र के अंग और ग्रंथियां दोनों ही पाचन तंत्र का हिस्सा हैं। इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि पाचन तंत्र में कौन सा कार्य होता है? भोजन का पाचन होता है। और भोजन का पाचन पाचन तंत्र का कौन कौन से हिस्से करेंगे? एक तो पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंग और पाचन तंत्र में भाग लेने वाले ग्रंथियां। तो अंग और ग्रंथियां पाचन तंत्र का हिस्सा हैं। ये दोनों मिलकर के एक कार्य करेंगे। इनका काम क्या होगा? भोजन को ग्रहण करना और वहां से ग्रहण करने से लेकर के लास्ट में उसको मल का त्याग करना। ये इस दरमियान जो भी कार्य होता है उसे हम पाचन तंत्र के द्वारा किया गया कार्य होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? भोजन का पाचन। पाचन तंत्र के द्वारा कौन सा काम किया जाएगा? भोजन का पाचन किया जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं पाचन की क्रिया में। अब पाचन होता है क्या? जैसे आप भोजन के बड़े बड़े टुकड़े ग्रहण करते हैं, आप कोई बड़ा बाइट लेते हैं, रोटी का बड़ा टुकड़ा खाते हैं, आप किसी फल का, सेब का, फ्रूट्स का बड़ा हिस्सा आप उसका खाते हैं, उसको लार्ज बाइट बोलते हैं, बिग बाइट, है ना।
खाना, उसको बाइट कहा जाता है इंग्लिश में। तो भोजन में पाचन की क्रिया के दौरान क्या होता है, पाचन होता क्या है, बड़े बड़े जो भोजन के टुकड़े होते हैं, उन भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से, उन भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को विभिन्न एंजाइम की सहायता से, जो कि एक जटिल पोषक तत्व के रूप में होते हैं, तो भोजन के बड़े टुकड़ों को, जटिल पोषक तत्वों को एंजाइमों की सहायता से विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न जो पाचन की क्रियाएं होती हैं, जो भी आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगी, उनके माध्यम से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में और सरल पोषक तत्वों में तोड़ना या बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो पाचन की क्रिया में क्या होता है, भोजन के बड़े और जटिल पोषक तत्वों को, टुकड़ों को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, विभिन्न जैविक क्रियाओं के माध्यम से उन्हें सरल और छोटे अणुओं में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो कुछ इस तरीका की हमारी डेफिनेशन है। पाचन की क्रिया में भोजन के बड़े और जटिल पोषक तत्वों को विभिन्न एंजाइम और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा छोटे और सरल और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। मतलब पाचन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है कि पाचन की क्रिया के दौरान भोजन के बड़े टुकड़ों को और जटिल पोषक तत्वों को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से और विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, जो भी आपकी केमिकल प्रोसेस होंगी, जो भी आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगी, जैविक क्रिया होंगी, उनके माध्यम से उस भोजन के बड़े और जटिल पोषक तत्वों को छोटे, बड़े से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, जटिल से कैसे में बदला जाएगा, सरल में, और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। किस में किया जाता है, पाचन में किया जाता है। तो जब भी भोजन का डाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा, भोजन के जो बड़े टुकड़े होंगे, उसके अंदर जो जटिल पोषक तत्व होंगे, उनको विभिन्न एंजाइम और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, विभिन्न जैविक क्रियाओं के माध्यम से उन्हें छोटे, सरल और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए, तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था। पाचन की जो क्रिया होती है वो आपकी 5 चरणों में, 5 स्टेप्स में पूरी होती है। पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी 5 चरणों में पूरी होती है। तो मतलब भोजन का जो पाचन होगा वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक उसको 5 चरणों का पालन करना होता है, 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो वो जो 5 स्टेप्स हैं भोजन के पाचन के, वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 5 स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप होगा, सबसे पहला जो चरण होगा, उस दौरान भोजन को ग्रहण किया जाएगा, शरीर के अंदर ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि भोजन का पाचन हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो बॉडी के अंदर होगा तो भोजन का बॉडी के अंदर जाना आवश्यक है। उसके लिए भोजन को आपको ग्रहण करना पड़ेगा, जिसे हम अंतः ग्रहण के नाम से जानते हैं, इंडाइजेशन या इंडिजेशन के नाम से जानते हैं। तो उन 5 चरणों में सबसे पहला चरण है भोजन का अंतः ग्रहण, इंडिजेशन या इंडाइजेशन। भोजन का अंतः ग्रहण सबसे पहला चरण है। इस भोजन में अंतः ग्रहण में हम क्या करेंगे, जो अंतः ग्रहण की प्रक्रिया होगी, इसमें क्या किया जाएगा, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाएगा, शरीर के अंदर पहुंचाया जाएगा। भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना या पहुंचाना कहलाता है हमारा अंतः ग्रहण, सबसे पहला स्टेप। जैसा कि आपको मैंने बताया कि भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होगी, जो कंप्लीट जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, वो आपकी 5 स्टेप्स में, 5 चरणों में पूरी होती है। और वो 5 चरण कौन से हैं? 5 स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है आपका इंडाइजेशन या इंडिजेशन, अंतः ग्रहण। हिंदी में जैसे हम कहते हैं अंतः ग्रहण। अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ ग्रहण करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन के टुकड़े करते हैं या बाइट्स करते हैं, जो भी हैं उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, अंदर मुंह में रख रहे हैं। तो मुंह में भोजन को डालना क्या कहलाता है, अंतः ग्रहण कहलाता है। तो सबसे पहला चरण, और अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। आप इस बात से सहमत हैं? उनमें सबसे पहला चरण, प्रथम चरण कौन सा है, या पाचन की प्रक्रिया जो होगी, डाइजेशन की जो प्रोसेस होगी,
उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होगी जिसके माध्यम से भोजन का पाचन आगे शुरू होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, भोजन का अंतः ग्रहण करना, इंडाइजेशन करना, भोजन को अंदर की तरफ ग्रहण करना। उसके लिए हम भोजन के टुकड़ों को अपने मुंह में रखते हैं। तो पहला चरण हो गया अंतः ग्रहण। ग्रहण हो चुका है, भोजन को हमने ग्रहण कर लिया, भोजन को हमने अपने मुंह में ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के बाद फिर शुरू होता है पाचन। तो पहला स्टेप यहां पर होता है कंप्लीट। जैसे भोजन के टुकड़ों को आप तोड़ करके डाल लेंगे मुंह में, तो अंतः ग्रहण की प्रक्रिया हो गई कंप्लीट। अब अंतः ग्रहण जब आप भोजन ग्रहण कर चुके हैं, मतलब भोजन खाना, भोजन लेना, भोजन ग्रहण करना, यह पहला स्टेप कहलाता है अंतः ग्रहण के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंडाइजेशन या इंडिजेशन ऑफ फूड, भोजन का अंतः ग्रहण। पहला चरण कंप्लीट होता है जब आपने भोजन ग्रहण कर लिया। अब आप खाना खा करके क्या है, फ्री है। तो भोजन का अंतः ग्रहण करने के बाद फिर स्टार्ट होता है भोजन का पाचन। अब आपका शुरू होगा भोजन का पाचन, और भोजन का पाचन की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो वो होता है हमारा दूसरा स्टेप, डाइजेशन। 5 स्टेप्स में, 5 चरणों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। उसमें सबसे पहला हमारा चरण है अंतः ग्रहण, अर्थात भोजन खाना, भोजन को ग्रहण करना, भोजन लेना, है ना। तो खाना आपने खा लिया, पहली प्रक्रिया, पहला स्टेप्स अंतः ग्रहण हो गया पूरा। खाना खा के आप फ्री हो गए, अब भोजन का शुरू हो जाएगा पाचन। तो यहां से दूसरा स्टेप आपका शुरू होता है पाचन, और पाचन के दौरान ही जो टाइम होगा, टेकिंग टाइम जो होगा, लिया गया समय जो होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि भोजन का पाचन होने में, कंप्लीट पाचन होने में बहुत समय लगता है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अंतः ग्रहण में उतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा समय लगता है पाचन में, क्योंकि इस पाचन की प्रक्रिया के दौरान भोजन को उस पाचन तंत्र के, जैसे पाचन तंत्र का मुख्य हिस्सा होती है, मुख्य अंग होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। वो एलिमेंट्री कैनाल इतनी बड़ी होती है, उस एलिमेंट्री कैनाल के बहुत हिस्से होते हैं, बहुत भाग होते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, गुदा, ग्रसनी, आपका ग्रासनली, मुख, जीभ, तो ये इतने सारे भाग होते हैं, इनसे इस भोजन को गुजरना होता है, तो उसमें काफी समय लगता है। तो अंतः ग्रहण, भोजन हम ग्रहण कर चुके हैं, खाना खा चुके हैं, उसके बाद भोजन का शुरू होगा पाचन, और पाचन की क्रिया में सबसे ज्यादा समय लगता है। वैसे तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ ले एग्जाम में कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है, उस 5 चरणों में जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो उनमें सबसे अधिक समय कौन सा चरण में लगता है, कौन से स्टेप्स में लगता है, पाचन में, डाइजेशन में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो अब यहां से भोजन का पाचन शुरू होगा। वो भोजन गुजरेगा ग्रसनी से, आपकी जो फूड ट्यूब होती है, आहार नली जो होती है, वहां से फिर पहुंचेगा आमाशय में। कुछ आमाशय में पाचक रस मिलाए जाएंगे, कुछ अम्ल आमाशय के अंदर पाए जाएंगे, वो भोजन को बैक्टीरिया फ्री करेंगे, भोजन को अम्लीय बनाएंगे, भोजन को तोड़ेंगे, सरल अणुओं में बदलेंगे, भोजन को लसलसा करेंगे, तो जो है वो हमारा कायम का रूप में उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसमें जठर रस मिलाए जाएंगे, उसमें पित्त रस मिलाया जाएगा आमाशय के अंदर। आमाशय से भोजन फिर आगे पहुंचेगा छोटी आंत में, बड़ी आंत में, लास्ट में वो फिर उसका मल के रूप में निर्माण होता है। तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो दूसरी जो इस चरण है हमारा, वो है पाचन। सबसे पहले हमने भोजन ग्रहण कर लिया, अंतः ग्रहण हो गया, भोजन हमने खा लिया, उसके बाद भोजन का हो गया पाचन। लेकिन यहां पर पाचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। अब आप कहोगे सर भोजन का डाइजेशन तो हो चुका, भैया ये पाचन का दूसरा चरण डाइजेशन हुआ है, लेकिन संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। सिर्फ डाइजेशन से मतलब नहीं है, अब डाइजेशन होने के बाद उसमें से जरूरी पोषक तत्व तो हमारे शरीर को प्राप्त होने चाहिए, और जो कचरा होता है, अपशिष्ट जो होता है, जिसे मल कहते हैं, वो शरीर से बाहर निकलना चाहिए। तो पाचन के बाद में तीसरा जो प्रोसेस आता है वो होता है अवशोषण। अवशोषण, पचा हुआ जो भोजन होता है या जो अपशिष्ट होता है, उसमें से जल का अवशोषण करना, जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करना। जैसे अगर आपने नाम सुना हो एक विटामिन डी, एक विटामिन सी। विटामिन डी जो करता है वो करता है कैल्शियम का अवशोषण, विटामिन सी जो होता है वो करता है लोहे का अवशोषण। तो पचे हुए भोजन में से कैल्शियम का अवशोषण, पचे भोजन में से लोहे का अवशोषण, इनका जो अवशोषण करने का जो काम करते हैं, जैसे ये विटामिन डी
लोहे का अवशोषण नहीं करके, लोहे का अवशोषण करता है सी और कैल्शियम का अवशोषण करता है विटामिन डी। तो पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण करना, पचे हुए भोजन में से जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करना, उनको अवशोषित करने का कार्य जिस पाचन की प्रक्रिया के जिस चरण में होगा उस चरण का नाम होता है अवशोषण, एब्जॉर्वेशन, है ना। एब्जॉर्वेशन जो होगा तो अवशोषण उस पचे हुए भोजन में से, पचित भोजन में से, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, पचित भोजन से जल का अवशोषण, जल का अवशोषण जिस चरण में होता है वो किस में होता है, अवशोषण में। अवशोषण हो गया, चलो सबसे पहले हमने खाना खा लिया, फिर उस खाने का हो गया पाचन, पाचन के बाद उसमें से जल का क्या हो गया, अवशोषण, ये जरूरी पोषक तत्वों का अवशोषण। उसके बाद में एक होता है स्वांगीकरण, है ना, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण होता है। अवशोषण के बाद में भोजन का में से जो पचे हुए जो भोजन में से जब जल का अवशोषण हो जाएगा, जरूरी पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाएगा, तो उसके बाद में लास्ट में होगा उसका स्वांगीकरण। इस स्वांगीकरण एसिमिलेशन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि उसमें घुलना, स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, घुलना, मतलब स्वांगीकरण करना। स्वांगीकरण का मतलब होता है स्वांग रचना। जैसा आपने बहरूपिया देखा होगा, बहरूपिया, है ना, तो बहरूपिया क्या करता है कि स्वांग धरता है, अलग अलग स्वांग धरता है, अलग अलग स्वांग। कभी वो शिवजी वाला रूप धारण करके आता है बहरूपिया हमारे सामने, कभी वो बंदर वाला रूप धारण करके हमारे सामने आता है, कॉलोनी में घूमता है, मनोरंजन करता रहता है, कभी वो एक स्त्री का रूप धारण करके जो है वो मनोरंजन करता है लोगों का। तो वो अलग अलग रूप धारण कर रहा है, लेकिन वो चाहे शिवजी का रूप धारण कर रहा है, वो चाहे बंदर का रूप धारण कर रहा है, या फिर वो किसी स्त्री का रूप धारण कर रहा है, वो उस कैरेक्टर में पूरी तरह घुल मिल जाता है। अक्सर आपने हीरो को सुना होगा, जो भी एक्टर होते हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं, वो किसी मूवी विशेष में, जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवी है, तो उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवी में जैसे MS धोनी आई थी, उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने बिल्कुल धोनी की तरह, उसकी बॉडी लैंग्वेज धोनी की तरह, उसका जो बैट को घुमाने का जो तरीका था, हेलीकॉप्टर शॉट, वो धोनी की तरह। तो वो जिस कैरेक्टर में थे, जिस स्वांग में थे, उसमें पूर्णतः वो घुल मिल गए। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये एक्टर, ऐसा लगता है कि ये वास्तव में एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, ये धोनी ही है, हम साक्षात धोनी को देख रहे हैं। तो उस धोनी के कैरेक्टर में पूर्णतः ढल जाना, घुल मिल जाना, वो कहलाता है स्वांगीकरण। इसी तरीके से भोजन का होता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, कि जब भोजन में से, पचे भोजन में से जल का अवशोषण हो गया, तो बचे भोजन में से फिर उसका पूर्ण तरीके से घुल जाना स्वांगीकरण कहलाता है। और स्वांगीकरण के बाद में अगला जो 5वां चरण आता है, वो आता हमारा बहिक्षेपण, इजेक्शन या उत्सर्जन के नाम से भी जानते हैं। बहिक्षेपण कह लीजिए या उत्सर्जन कह लीजिए, इंग्लिश में इसे हम इजेक्शन कहते हैं, है ना, इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब एक नाम और कह सकते हैं आप, इसे निष्कासन कह सकते हैं। वैसे उत्सर्जन सबसे बेहतरीन शब्द होगा इस चीज के लिए। अब उस पचे भोजन में से जो अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना है। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए इसको क्या है कि उस अपशिष्ट को मलाशय और मूत्राशय, मलाशय और मूत्राशय, इनको भेज दिया जाएगा, रेक्टम को भेज दिया जाएगा। मलाशय रेक्टम को कहा जाता है, उसको भेज दिया जाएगा। मूत्र का फिल्ट्रेशन करने का काम, यूरिन को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है हमारी किडनी। तो किडनी एज ए आरओ प्यूरिफायर की तरह काम करती है। उत्सर्जन तंत्र में एक अलग से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वहां हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में। उसको हम एज ए आरओ या वाटर प्यूरिफायर की संज्ञा क्यों दी गई है किडनी को, जिसे मृक कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र को। तो जब भोजन का पाचन हो चुका, अवशोषण हो चुका, स्वांगीकरण हो चुका, भोजन घुल मिल चुका, अब भोजन का होगा बहिक्षेपण, उत्सर्जन या निष्कासन। तो उस पचे भोजन में से जो अपशिष्ट होगा, कुछ जलीय अपशिष्ट होंगे जिनको हम, जैसे जलीय अपशिष्ट में होता है यूरिया, तो यूरिया को अमोनिया में बदल देता है और उस मूत्र के रूप में हम यूरिया को शरीर से बाहर निकाल देते हैं उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से। तो उत्सर्जन में आपको जलीय अपशिष्ट निकलेगा और फिर कुछ ठोस अपशिष्ट होगा जिसे हम कहते हैं मल। वो मल को मलाशय के द्वारा गुदा मार्ग से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। उन 5 चरणों में सबसे पहला चरण कौन सा है?
अंतःग्रहण, भोजन ग्रहण करना, भोजन खाना, उसके बाद अंतःग्रहण के बाद भोजन का पाचन होना, उसके बाद अवशोषण होना, पचे भोजन में से जल वगैरह का अवशोषण करना, फिर स्वांगीकरण होना, उसका पचे भोजन का पूर्ण तरीके से घुल मिल जाना, और लास्ट में उस पचित भोजन में से बचे हुए कचरे को शरीर से बाहर निकालना। तो उसे हम कहते हैं उत्सर्जन, निष्कासन या बहिक्षेपण, इंग्लिश में इसे इजेक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये था हल्का सा इंट्रोडक्शन पाचन के बारे में, डाइजेशन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि पाचन की प्रक्रिया जो 5 चरणों में पूर्ण होती है, वो पाचन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उस भोजन को कौन कौन से अंगों से गुजरना पड़ता है, और किस तरीके से भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहां कहां जगह उस पाचन की प्रक्रिया में जो अंग भाग ले रहे हैं वो क्या काम करते हैं, इसके बाद तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अब आगे में। तो आइए देखते हैं भोजन के पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और भोजन का पाचन किस तरीके से होता है। तो ये था भोजन के पाचन की 5 प्रक्रियाएं, 5 चरण। इन 5 चरणों में अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, इन 5 स्टेप्स में आपका भोजन का पाचन जो होता है कंप्लीटली डाइजेशन होता है इन 5 चरणों में। अब हम देखने वाले हैं इन 5 चरणों को डिटेल में, भोजन के पाचन की शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। इस डायग्राम से आप इस भोजन के पाचन की कंप्लीट अंतःग्रहण से लेकर के और आपका जो बहिक्षेपण है या निष्कासन है, उत्सर्जन है, वहां तक की प्रोसेस को आप समझ पाएंगे। भोजन के पाचन हेतु ये एक आपको कलरफुल डायग्राम डिजाइन किया गया है मेरे द्वारा। इस कलरफुल डायग्राम से, 3D डायग्राम से हम पूरे पाचन की प्रोसेस को, पूरे पाचन तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे भोजन का पाचन आपका स्टार्ट होता है यहां से, इस वाले हिस्से से, इसे हम कहते हैं मुख, है ना। मुख गुहा के नाम से जाना जाता है, बकल कैविटी, है ना। मुख या मुख गुहा, दूसरा हम इसे नाम देते हैं बकल कैविटी। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस वाले हिस्से को हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुख गुहा के नाम से जानते हैं। ये आपका होता है मुख गुहा, बकल कैविटी। और इस मुख गुहा में आपके मुख्यतः 2 अंग आते हैं। बकल कैविटी जो होती है उसमें मुख्यतः आपके 2 अंग आते हैं। एक तो होते हैं दांत, टीथ, और दूसरा होता है जीभ, टंग। तो बकल कैविटी, मुख गुहा, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें दांत और जो जीभ होते हैं, ये आपके मुख गुहा के मुख्य 2 अंग हैं। मुख गुहा कह लीजिए, बकल कैविटी कह लीजिए, जिसके 2 अंग आपका मुख गुहा का हिस्सा होते हैं, दांत और जीभ। इन दांत और जीभ के माध्यम से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। इसका मतलब सबसे पहले जो भोजन का पाचन होगा वो यहां से होगा, मुख गुहा से। कहां से होगा? मुख गुहा से, बकल कैविटी से। तो भोजन का जो पाचन है वो मुख से प्रारंभ होकर के थ्रू माउथ, स्टार्ट थ्रू माउथ, मुख से प्रारंभ होकर के, और यहां आपके जो नीचे गुदा मार्ग है, एनस, गुदा मार्ग है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है गुदा, एनस। इस गुदा में, एनस में आपका पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होकर के कहां खत्म होती है? तो पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होकर के और आपकी संपन्न होती है गुदा में, है ना, एनस में संपन्न होती है। सबसे पहले भोजन का पाचन होता है आपका मुख गुहा में। अच्छा, पाचन तंत्र का जो मुख्य अंग होता है वो होता है आहार नाल। आहार नाल, इस आहार नाल जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल मतलब, आहार नाल अगर हम देखें तो यहां से स्टार्ट होती है मुख से लेकर के, और ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो है, ये पूरा हिस्सा यहां तक, ये आहार नाल ही है।
तो पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, आहार नाल और दूसरा होती है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, ठीक है भाई। तो पाचन तंत्र में मुख्य अंग होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लंबाई लगभग 8 से लेकर के 10 मीटर होती है। एग्जाम में पूछा जाता है पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल होता है, जिसकी लंबाई के बारे में पूछा जाता है 8 से 10 मीटर ये लंबी होती है। आहार नाल का ही हिस्सा होते हैं मुख गुहा, उसके बाद में आपका एपिग्लोटस घाटी द्वार, ईसोफेगस, ग्रसनी जिसे हम कहते हैं, या ग्रास नली के नाम से जैसे आप जान सकते हो। ग्रास नली के बाद में ये आता है आपका स्टोमक, ये आमाशय होता है, आमाशय। उसके बाद में इसी आहार नाल का हिस्सा होता है आपका ये अग्नाशय, यहां होता है आपका ये लीवर जो कि एक पाचक ग्रंथि है, यहां पर आपका लगा रहता है पित्ताशय, इसमें फिर आगे आता है ड्यूडेनियम, पक्वाशय, फिर यहां आप आ जाइए छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, और बड़ी आंत से आगे मलाशय, मलाशय से आगे गुदा, एनस। इस तरीके से ये जो गुदा आप देख रहे हैं, तो ये जो मुख गुहा है, ग्रास नली है, आमाशय है, ये आपका पक्वाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, गुदा है, ये सब आहार नाल का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? आहार नाल का हिस्सा है, ठीक है भाई। तो ये आहार नाल का हिस्सा है। पाचक ग्रंथियां जो होंगी वो आपकी 3 होंगी। जैसे पाचन तंत्र को हमने 2 कैटेगरी में बांटा, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां 3 हैं आपकी, एक तो है लीवर, दूसरा है अग्नाशय पैनक्रियाज, और तीसरी है आपकी लार ग्रंथि, है ना, सलाइवा ग्लैंड्स। ये 3 ग्रंथियां पाचन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले भोजन का जो पाचन स्टार्ट होता है वो यहां से प्रारंभ होता है, मुख से, मुख से। और मुख जो होता है वो मुख गुहा का हिस्सा होता है, बकल कैविटी का हिस्सा है, जिसमें आपकी होती है दांत और जीभ। तो भोजन के पाचन में दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल 32 दांत होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के। आगे हम इन टीथ के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मनुष्य विषम दंती द्विबार दंती होता है। मनुष्य में 4 प्रकार के विषम दंती दांत पाए जाते हैं और मनुष्य द्विबार दंती होता है। दांतों का निर्माण ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। द्विबार दंती मनुष्य जो है एक हेट्रोजीनियस थीकोडोंट होता है। थीकोडोंट का मतलब द्विबार दंती। द्विबार का मतलब जो जीवन में दांत 2 बार आते हैं। तो मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य को थीकोडोंट या द्विबार दंती कहा जाता है, जो हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में दंत सूत्र पढ़ेंगे हम, टीथ फॉर्मूला फॉर चाइल्ड्स फॉर एडल्ट्स। तो मनुष्य द्विबार दंती होता है, थीकोडोंट होता है, और मनुष्य में एक विषम दंती भी होता है ना, हेट्रोडोंट होता है। उसमें 4 प्रकार के अलग अलग दांत पाए जाते हैं। कुल 32 दांत होते हैं। अब कौन से दांत, कितने नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, वो कौन सी आयु में होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये हम जो स्पेशल एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दांतों के बारे में पढ़ेंगे, तो वह हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं पूरे पाचन की प्रक्रिया का। तो पाचन की प्रक्रिया आपकी माउथ से स्टार्ट होती है, मुख से प्रारंभ होती है, और मुख में जब भोजन को दांतों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो यहां भोजन आ जाता है जीभ पर, और जीभ में पाई जाती है लार ग्रंथि, है ना। लार ग्रंथि होती है, 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। सब मैक्सिबुलर, सब मैंडिबुलर, है ना, सब मैक्सिलरी या मैक्सिबुलर, है ना, मैक्सिबुलर, सब मैक्सिबुलर या मैक्सिबुलर, और सब मैंडिबुलर। 2 ग्रंथि तो ये लार ग्रंथि, और एक होती है पैरोटिड। पैरोटिड नाम की लार ग्रंथि होती है। ये पैरोटिड नाम की लार ग्रंथि हमारे इस हिस्से में पाई जाती है, यहां जीभ के गाल वाले हिस्से में पाई जाती है, दोनों तरफ इस जगह पाई जाती है ना, यहां पर होगी। तो ये जो आप ग्रंथि देख रहे हैं, ये वाली ग्रंथि, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि है, ठीक है।
कुल 3 लार ग्रंथि पाए जाते हैं। अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं तो यहां मिलेंगी आपको, ये भी एक लार ग्रंथि है, कुछ जीभ के ऊपर हिस्से पे ये लार ग्रंथि है, कुछ यहां वाले हिस्से पे ये लार ग्रंथि है। तो 3 लार ग्रंथि है। तो हमारे जो दांतों में के बगल में जो गाल होते हैं, यहां तो गाल वाले हिस्से में जो लार ग्रंथि पाई जाएगी उस लार ग्रंथि का नाम होता है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि। और ये जो पैरोटिड लार ग्रंथि है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये प्रश्न आया एग्जाम में, मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पैरोटिड लार ग्रंथि है। रोजाना हम लगभग 1.5 लीटर लार का निष्कासन करते हैं। कितनी लार का निष्कासन करते हैं? 1.5 लीटर लार का निष्कासन करते हैं। यहां से इस भोजन में, जब भोजन यहां जीभ पर जाएगा तो इस जीभ में भोजन जो है वो मिल जाएगी लार, और लार की वजह से भोजन हो जाता है लसलसा। कैसा भोजन हो जाता है? लसलसा भोजन हो जाता है। और उस लसलसे भोजन को हम कहते हैं बोलस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, बोलस किसे कहा जाता है? लार युक्त भोजन को या लसलसे भोजन को बोलस कहा जाता है। फिर एक प्रश्न बनता है यहां कि भाई जो लार होती है, भोजन में जो लार होती है वो बाई नेचर कैसी होती है? अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? तो देखो, भोजन करने से पूर्व, है ना, भोजन करने से पूर्व लार का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7.8 होता है, और भोजन करने के बाद लार का पीएच मान हो जाता है लगभग 6.8 या 6.6। इसका मतलब भोजन करने से पूर्व लार किस प्रकृति की थी? क्षारीय प्रकृति की। और भोजन करने के बाद लार कैसी हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। तो भोजन करने से पहले लार का पीएच मान होता है 7.4 या 7.6, और जैसे ही भोजन का टुकड़ा जीभ पर जाएगा, अब लार का जो नेचर है, अम्लीयता क्षारीयता, वो बदल जाएगी, और लार का जो पीएच मान 7.8 था, अर्थात लार एक क्षारीय प्रकृति की थी, अब वो हो जाएगी अम्लीय प्रकृति की। तो लार का काम होता है भोजन को लसलसा बनाना, अम्लीय माध्यम प्रदान करना। वैसे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का काम करेगा इस आमाशय में पाया जाने वाला HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में एक यही अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका HCl का निर्माण आमाशय की कौन सी कोशिकाओं से होता है, उत्पादन कैसे होता है। ठीक है भाई, पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, HCl में उसका क्या रोल है। तो भोजन में जब लार मिल जाती है तो भोजन हो जाता है लसलसा, और उस लसलसे भोजन को हम कहते हैं बोलस। और जब भोजन करने से पूर्व लार का पीएच मान 7.8 जो लार होती है क्षारीय प्रकृति की, और भोजन करने के बाद लार का पीएच मान हो जाता है 6.8 जो हो जाती है अम्लीय प्रकृति की। यहां से लसलसा भोजन, मतलब वो जो लसलसा भोजन था थोड़ा उसको नरम कर देता है, भोजन को नरम कर देता है। आप टुकड़े खाइए, टोस्ट खाइए, तो टोस्ट खाने पर वो मुंह में जाने के बाद जब उस टोस्ट में लार मिल जाती है तो लार की वजह से वो टोस्ट लसलसा हो जाता है, थोड़ा नरम लचीला हो जाता है, स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है। लार का दूसरा जो काम होता है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो लाइसोजाइम एंजाइम एक भोजन को कीटाणु मुक्त करता है। क्या करता है? कीटाणु मुक्त करता है, बैक्टीरिया फ्री करता है। तो हमारे इसमें यहां मुंह में जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम लार के अलावा और किस में पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम एक तो पाया जाएगा लार में, आया हुआ एग्जाम्स में। लार के अलावा और कहां पाया जाएगा? लार में, आंसुओं में, है ना, और पसीने में। इन तीनों में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और लाइसो तो हमारी जो लार होती है उस लार में मुख्यतः 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है टाइलिन, है ना, टॉयलिन एंजाइम, जिसे हम एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं हम? एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। इस टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। क्या करना? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सबसे पहले भोजन की पाचन की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन हेतु
जीभ पर पाई जाने वाली जो लार ग्रंथि होती है उससे लार निष्कासन किया जाता है और रोजाना लगभग 1.5 लीटर लार निकलती है और उस 1.5 लीटर लार में कार्बोहाइड्रेट को पाचन हेतु टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। दूसरा होता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। ये टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को बदलेगा ग्लूकोज में। ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है भोजन को बैक्टीरिया फ्री करना, कीटाणु मुक्त करना। तो जो बैक्टीरिया या जो जर्म्स पैदा होते हैं हमारे मुंह में सड़न की वजह से, ड्यू टू किण्वन की वजह से, उनको बैक्टीरिया फ्री करने का काम ये करता है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है भाई? पैरोटिड ग्रंथि होती है। पैरोटिड जो ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो हमारे गाल वाले हिस्से पर पाई जाती है। ये एक एक जो लाइन में आपको लिख रहा हूं ना, ये लार के अलावा ये किस किस में पाया जाता है? आंसू में, पसीने में, पीएच मान भोजन करने से पूर्व कितना होता है, बाद में कितना होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। वैसे अगर सही मायनों में देखा जाए, जब प्रश्न पूछे कि भाई लार की प्रकृति कैसी होती है, तो सामान्य तौर पे कर रहा है कि लार बाय नेचर कैसी होती है, तो लार तो बाय नेचर क्षारीय होती है। लेकिन जब प्रश्न में शब्द जुड़े भोजन करने के पश्चात या भोजन के बाद लार की प्रकृति कैसी होती है, तो भोजन कर चुके हैं अब हम और भोजन करने के बाद लार बाय नेचर प्रकृति में क्षारीय से हो जाएगी, अम्लीय में बदल जाएगी, जिसका पीएच मान 7.8 से घट करके रह जाएगा 6.8। दैट मीन्स वो आपकी जो क्षारीय जो अवस्था थी उससे वो अम्लीय अवस्था में आ जाएगी। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। लार ग्रंथि में जो लार ग्रंथियों से जो लार का निष्कासन होता है रोजाना कितना होता है? 1.5 लीटर होता है ना? ठीक है। जो लार निकलती है 1.5 लीटर रोजाना, उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। दूसरा एंजाइम कौन सा होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो क्या काम करता है? भोजन को कीटाणु मुक्त करना, जर्म्स को या बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, हमारे दिन के समय लार का उत्पादन ज्यादा होता है। दिन में जो होता है लार का उत्पादन वो ज्यादा होता है रात की तुलना में। नाइट के कंपैरिजन में वो दिन में अधिक होता है। अब हम अपने मुंह को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, जो जर्म है उन जर्म से मुक्त करने के लिए, कीटाणु से मुक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं। कोई दातुन के थ्रू करता है, कोई कोयले से मंजन करता है, कोई लाल मंजन करता है, कोई टूथ ब्रश करता है पेस्ट के थ्रू। तो हम क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, दांतों की क्लीनिंग करते हैं कि भाई हमारे मुंह को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए। क्योंकि दांतों में सड़न से, जब भोजन के कुछ अंश हमारी दांतों में लगे रह जाते हैं तो उनकी कैविटी से, उनकी किण्वन से, उनकी सड़न से बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो फिर हम करते हैं उनको किल करने के लिए कि भाई हमारे दांतों में सड़न बचे, उससे फिर हम क्या करते हैं? उसको दांतों को टूथ ब्रश से ब्रशिंग करते हैं या दांतों की सफाई करते हैं। और लार का उत्पादन दिन के समय ज्यादा होता है, रात में कम होता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग और जरूरी जानकारी वाली जो बात यह है, अक्सर हम लोग जो है मॉर्निंग में, सुबह के टाइम में ब्रश करते हैं, रात को सोने से पहले, है ना? रात में सोने से पहले अधिकतर जो भारतीय हैं वो ब्रश या मंजन नहीं करते हैं। यह सच्चाई है। जबकि सुबह की बजाय, सुबह नहीं भी कर रहे तो भी काम चलेगा, लेकिन रात को खाना खाने के बाद, सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि दिन के समय तो चलिए लार का उत्पादन खूब हो रहा है, लगभग 1.5 लीटर के आसपास हो रहा है, तो जो मुंह में जो भी बैक्टीरिया पैदा हुए उनको किल कर देगा लार में पाया जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम। लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो दिन के समय, हमारी जो सलाइवा होती है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम, उसके थ्रू हम बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। जो भी जर्म्स हमारे बकल कैविटी में पैदा होंगे वो सब किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन रात को खाना खाने के बाद हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, दांतों की सफाई नहीं कर रहे हैं, तो एक तो रात में लार का उत्पादन कम होता है। लार का उत्पादन कम होगा तो लाइसोजाइम एंजाइम कम आएगा। अब जब लाइसोजाइम एंजाइम कम बनेगा
तो जो रात को भोजन करने के बाद हमारे दांतों में भोजन के कुछ अंश जो थे वो जो फंसे रह गए थे, उनकी वजह से हमारे मुंह में उत्पन्न होगी सड़न, और उस सड़न से बैक्टीरिया की वजह से मुंह में उत्पन्न होती है सड़न, और सड़न से धीरे धीरे हमारे दांतों में डिके होने लग जाता है, कैविटी वाली प्रॉब्लम होने लग जाती है, मुंह में बदबू आने लग जाती है। तो उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। अब रात को हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, एक तो रात को लार का उत्पादन भी कम हो रहा है, दूसरा हम दांतों की सफाई नहीं कर रहे हैं, तो उस बैक्टीरिया की वजह से होने वाली सड़न को हम रोक नहीं पाएंगे और हमारे दांत जल्दी ही खराब हो जाएंगे। इसलिए ब्रश दोनों टाइम करनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक टाइम ही कर रहे हैं तो कम से कम रात को तो ब्रश खाना खाने के बाद जरूर करनी चाहिए। लेकिन हमारे डेली रूटीन लाइफ में ऐसा नहीं है। बहुत कम इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रात को सोने से पहले या खाना खाने के बाद ब्रश या मंजन जो है या दांतों की सफाई बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, मॉर्निंग टाइम में सभी लोग लगभग नहाने से पहले, सब लोग, कोई सुबह जगते ही कर लेता है तो कोई नहाने से पहले करता है ना, लेकिन लगभग सभी लोग ब्रश कर लेते हैं, दांतों की सफाई कर लेते हैं। लेकिन रात को मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो नहीं करती है, और यही हमारी दांतों में सड़न का कारण बनती है, दांतों में कैविटी का कारण बनती है। इसी से फिर आपके स्कर्वी, पायरिया रोग, वैसे स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये दांतों की सड़न को रोकने का काम करता है। कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। ठीक है भाई, यहां से भोजन हो गया लसलसा। लसलसा भोजन फिर यहां से, जिसे हम बोलस कहते हैं, वो लसलसा भोजन यहां से इस घाटी द्वार, तो यहां जो हमारा ये घाटी द्वार है, एपिग्लोटस है, तो यहां से हमारा जो श्वसन छिद्र है वो तो हो जाएगा बंद, और ये घाटी द्वार का एपिग्लोटस वाला हिस्सा खुल जाएगा, और यहां से भोजन हमारा जाएगा इस ग्रास नली में। किस में जाएगा? ग्रास नली में, ईसोफेगस में, या जिसे आहार नली भी कहते हैं, फूड ट्यूब कहते हैं। आहार नाल में इसकी दीवारों में एक गति होती है, क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। आहार नाल में होने वाली क्रमानुकुंचन गति की वजह से भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो इसमें क्रमानुकुंचन गति होती है जिससे वो भोजन को आगे धकेलने का काम करती है। कौन? आहार नली या ग्रास नली। आहार नाल अलग है, ग्रसनी अलग है ना। ग्रसनी हम फेरेंस को कहते हैं ना, ग्रसनी यहां पर होती है, ठीक है, लेकिन ये है ग्रास नली। ग्रसनी और ग्रास नली में फर्क होता है। तो घाटी द्वार से फिर भोजन आपका पहुंचता है ग्रास नली में या आहार नली में, ईसोफेगस में, और इस ईसोफेगस या आहार नली में क्रमानुकुंचन गति होती है। उस क्रमानुकुंचन की गति वजह से भोजन को आगे आमाशय की ओर धकेला जाता है। भोजन हमारा आ चुका है आमाशय में। अब इस आमाशय में एक तो है HCl, दूसरा इसमें एंजाइम है पेप्सिन, फिर एक एंजाइम है इसमें रेनिन, ठीक है, और एक इसमें है आपका जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। जैसे ही भोजन यहां आमाशय में आ जाएगा, इस आमाशय में भोजन के आने पर उसमें मिला दिया जाएगा HCl। HCl का काम होता है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। तो HCl एक तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा, दूसरा ये भोजन को कीटाणु मुक्त करता है। कौन करता है? HCl करता है। HCl का जो स्राव होता है वो आमाशय की म्यूकस कोशिकाओं से होता है, म्यूकोसा, म्यूकस कोशिकाओं से होता है। जठर रस का उत्पादन जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जिसे हम कहते हैं, उस जठर रस का उत्पादन होता है, और उस जठर रस का निष्कासन जो होता है वो होता है हमारे आमाशय में। आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और पेप्सिन और रेनिन ये एंजाइम उस जठर रस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना? प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करेगा पेप्सिन एंजाइम, और एक होता है रेनिन एंजाइम, ये दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो दूध में जो प्रोटीन होती है, दूध में प्रोटीन का पाचन जो करता है वो कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन एंजाइम। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केशिन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केशिन प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रश्न, तो दूध का पाचन करता है रेनिन एंजाइम। ये भी प्रश्न आता है, दूध का स्कंदन, दूध का स्कंदन है ना,
दूध का स्कंदन कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन एंजाइम करता है, याद रखना। जबकि दूध को दही में परिवर्तन, है ना, दूध का दही में परिवर्तन कौन सा एंजाइम करता है? लैक्टेज एंजाइम करता है। कौन सा करता है? लैक्टेज। तो किसी भी प्रकार की प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम करेगा, जो आमाशय के अंदर पाया जाता है। आमाशय में ही एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो मानव शरीर में सबसे प्रबल अम्ल होता है, ये इसमें पाया जाता है। और रेनिन एंजाइम जो होता है वो सिर्फ दूध की ही प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। रेनिन एंजाइम दूध का स्कंदन करता है। स्कंदन का मतलब उसको एक तरीके से टुकड़ों में तोड़ने का काम। तो आप दूध पी लीजिए, 5 मिनट बाद में मान लीजिए आपको वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है, तो आपको जब दूध बाहर निकालेंगे तो दूध फटा हुआ मिलेगा आपको, दूध रूप में नहीं मिलेगा। दूध का क्या बन जाएगा? दही मिल जाए, है ना, दही के रूप में बदल जाएगा। तो दूध को फटे हुए टुकड़ों के रूप में, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को तोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। यहां से फिर ये भोजन आमाशय में, जब भोजन में HCl मिल जाता है तो वो भोजन हो जाता है अम्लीय। और आमाशय से पचित भोजन को, आमाशय से पचित भोजन को कहा जाता है काइम। क्या कहते हैं हम? काइम के नाम से जानते हैं। यहां से भोजन यहां निकलता है, बीच रास्ते में इसमें से यहां इसमें मिला दिया जाता है पित्तरस। क्या मिला देते हैं? पित्तरस, बाइल जूस। पित्तरस का निर्माण होता है इसमें लीवर में या यकृत में, जबकि उसका संचय होता है पित्ताशय में। पित्तरस का जो काम होता है वो 2 काम होते हैं। तो यहां से भोजन आ गया आपका आमाशय से, जैसे ही बाहर निकला, बाहर निकलते ही उसमें मिला दिया पित्तरस, पित्तरस, बाइल जूस। पित्तरस का उत्पादन प्रोडक्शन होता है लीवर में, जबकि पित्तरस का संचय जो होता है, स्टोरेज, वो होता है आपका पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में। पित्तरस जो होता है वो हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसमें 2 पित्त वर्णक पाए जाते हैं। 2 पित्त वर्णक पाए जाते हैं। वो पित्त वर्णक होते हैं विलरुबिन और विलवर्डिन। विलरुबिन और विलवर्डिन नामक पित्त वर्णक पाए जाते हैं। जब पित्त वर्णक विलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है। तो पीलिया रोग में क्या होता है? हमारा शरीर पूरा पीला पड़ जाता है, खून पीले रंग में बदल जाता है, वो पित्त रस में पाए जाने वाले एक पित्त वर्णक विलरुबिन की वजह से। ठीक है, तो पित्त रस का उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त रस का उत्पादन किस में होता है? यकृत या लीवर में, जिसे हम जिगर भी कहते हैं, जबकि उसका स्टोरेज कहां होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? पित्त रस जो होता है आपका, जो बाइल जूस जिसे हम कहते हैं, वो हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान लगभग 8.3 होता है। ठीक है, पित्त रस का कार्य अगर हम देखें तो जैसे ही भोजन यहां से आमाशय से पचा हुआ भोजन बाहर निकलता है, जैसे हम काइम कहते हैं, उसमें पित्त रस मिला दिया जाता है। पित्त रस का कार्य 2 होते हैं। एक तो वसा को पायसीकृत करना, पायसीकृत, इमल्सिफाइड करना। पायसीकृत करना, वसा का इमल्सिफिकेशन करना, मतलब वसा को घोलने का काम करता है, उसको सरल अणुओं में बदलने का काम करना, है ना, पायसीकरण कहलाता है। दूसरा काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना। जैसे अम्लीय तो बन गया HCl की वजह से, अब भोजन को क्षारीय बनाना का जो काम करेगा वो कौन करेगा? पित्त रस करता है। तो जो पित्त रस होता है बाइल जूस, जिसका उत्पादन लीवर में होता है, स्टोरेज होता है पित्ताशय में, और उसका काम होता है एक तो वसा को, फैट को इमल्सिफाइड करना, वसा को पायसीकृत करना। दूसरा उसका काम होता है जो भोजन होता है, जो कि काइम युक्त भोजन है, वो काइम वाला जो भोजन है जो कि अम्लीय है, माध्यम का अम्लीय प्रकृति का, उसको क्षारीय बनाने का काम। ठीक है, यहां से ये कार्य पूरा हो जाता है। फिर यहां से आपका बीच में आ जाता है, यहां पर छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले अग्नाशय। अग्नाशय में भोजन के पाचन में के हेतु 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, चलो लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है।
तो प्रोटीन का पाचन पाचन तंत्र में 3 जगह होता है, आमाशय में होता है, यहां होता है, अग्नाशय के थ्रू होता है, और छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन हेतु एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं इरिप्सिन एंजाइम। क्या कहते हैं? इरिप्सिन एंजाइम कहते हैं। अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है, पेनक्रियाजिक जो जूस निकलता है, उसमें 3 एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज जो वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। उसमें एक हार्मोन पाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है, जो आमाशय की बीटा कोशिकाओं से, आमाशय की अल्फा कोशिकाओं से तो निकलता है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन बीटा कोशिकाओं से निकलता है। लैंगरेंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय ग्रंथि में, उन लैंगरेंस दीपिकाओं की अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और गामा कोशिका से निकलता है सोमेटास्टेमेटिन हार्मोन, सोमेटास्टेमेटिन हार्मोन। इसमें से इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, जो हमारा भोजन का जब पाचन होता है, भोजन का पाचन, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो करता है वो करता है लीवर। कौन करता है? लीवर। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है लीवर, इंसुलिन हार्मोन की सहायता से। और जब इंसुलिन हार्मोन की सहायता से मैक्सिमम जो ग्लूकोज है, जो कि ब्लड शुगर कहलाती है, रक्त शर्करा के नाम से जानते हैं, इसे हमें ब्लड शुगर कहते हैं। हमारे रक्त में यही शर्करा पाई जाती है, ब्लड शुगर कह लीजिए, ग्रेप्स शुगर कह लीजिए। सबसे ज्यादा प्रश्न ही आता है रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, जो कि एक मोनोसैकेराइड शर्करा होती है, सबसे सरल प्रकार की और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है ग्लूकोज। ये ब्लड में पाई जाने वाली शर्करा होती है। जब इंसुलिन हार्मोन इस अग्नाशय रस से निकलता है तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बदलता है लीवर, वो इंसुलिन हार्मोन की सहायता से बदलता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है लीवर, लेकिन वो इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो पूरी की पूरी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी, तो धीरे धीरे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, अर्थात ब्लड शुगर बढ़ती जाएगी और हम शुगर या डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। शुगर या डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। शुगर या डायबिटीज की बीमारी किसकी वजह से होती है? इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से। इंसुलिन हार्मोन की कमी से शुगर, डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का काम था लीवर के सहायता से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। अब जब इंसुलिन हार्मोन कम पड़ गया तो पूरी की पूरी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगी, तो धीरे धीरे हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बचती जा रही है रोजाना, जो पूरी ग्लाइकोजन में नहीं बदली, वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा होने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बाद में ग्लूकोज की मात्रा, निश्चित जो निर्धारित मात्रा, उससे ज्यादा हो जाती है और हम फिर शुगर के या डायबिटीज के क्या हो जाते हैं? शिकार। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया का नाम होता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान इंसुलिन हार्मोन की सहायता से लीवर के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है। तो इस अग्नाशय रस में 3 तो एंजाइम और एक हार्मोन पाया जाता है। यहां प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन हो जाता है। उसके बाद फिर यहां से पहुंचता है भोजन छोटी आंत में, और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 6 से 7.5 मीटर होती है। 6 से 7.5 मीटर होती है, जो सबसे बड़ा अंग मानी जाती है। इस छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन, अंतिम रूप से पाचन, फाइनल डाइजेशन, अंतिम रूप से कंप्लीट डाइजेशन और आपका फाइनल डाइजेशन, पूर्णतः पाचन और अंतिम रूप से पाचन जो होता है भोजन का, वो कहां होता है? छोटी आंत में। तो ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि भोजन का संपूर्ण पाचन या कंप्लीट डाइजेशन, पूर्णतः पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पच जाएगा, उसके बाद में छोटी आंत वाले इस हिस्से में पचे भोजन में से जल को अवशोषित कर लिया जाएगा, फिर वो पहुंचेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो कचरा होगा उसमें ये ऐसी उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। इसमें से अपशिष्ट में से फिर पानी को अलग किया जाएगा और जो उसे किडनी को भेज दिया जाएगा, और जो ठोस कचरा होगा अपशिष्ट वाला उसे भेज दिया जाएगा मलाशय को। मलाशय से फिर वो कचरा जो होता है उसको छान करके या फिल्टर करके उसे भेज देते हैं मल द्वार की तरफ।
एनस की तरफ, और मल द्वार के माध्यम से मल को गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है, मुख से लेकर के, मुख से प्रारंभ होता है और गुदा मार्ग में जाकर के ये संपन्न होता है। तो काफी सारी जो चीजें थी वो जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 50 से 60% जो इंफॉर्मेशन थी एग्जाम रिलेटेड, वो मैंने आपको इस अकेले एक डायग्राम में पूरी कवर कर दी है। ठीक है, अब हम देखें थोड़ा सा और डिटेल में। देखो, भोजन का जो पाचन होता है वो यहां से होता है, मुख से प्रारंभ होता है। मुख में सबसे पहले काम करेंगे दांत, और दांत का एक ही काम होता है भोजन को टुकड़ों में तोड़ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब पाचन शुरू होता है जीभ से, तो जीभ में पाई जाती है हमारी लार ग्रंथियां, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद यहां से आपका पाचन कंप्लीट होता है छोटी आंत में। तो प्रश्न आता है एग्जाम में कि भाई भोजन का पूर्णतः पाचन कहां होता है, तो भोजन का पूर्णतः पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन, फाइनल डाइजेशन कहां होता है? अंतिम रूप से पाचन जो होता है वो भी कहां होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, याद रखना, छोटी आंत में होता है। ठीक है।